Good morning, students. Today we are going to continue the unit 8, that is controlling, and the topic is controlling process. In the last lecture we had already discussed the first point, that is setting performance. Is it clear? तो लास्ट लेक्चर में हमने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना सीख लिया था. स्टैंडर्ड टू टाइप से सेट किए जाते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव. क्वांटिटी मीन्स इन द टर्म्स ऑफ फिगर और क्वालिटेटिव मीन्स इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी, like absenteeism rate, dispute rate, all these points are discussed in last lecture. In this lecture we are going to continue the controlling process. Second point, that is measurement of actual performance. फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या किया था, स्टैंडर्ड को सेट किया था. हमने अपने टारगेट को सेट कर दिया था टू टाइप से, क्वालिटी और क्वांटिटी की टर्म्स में. अब हमारा एक्चुअल में कंट्रोलिंग का जो वर्क है क्या है कि टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड that are already set. In the controlling, the main work is to compare that performance. Now the second point is measurement of actual performance. The measurement should be measured in objective and reliable manner and in same unit in which standards are set. Is it clear? जिस भी टर्म में हमने स्टैंडर्ड को सेट किया है उसी टर्म में हमें उसको मेजर करना है. अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी की टर्म में सेट है तो उसी टर्म में मेजर करना है, क्वांटिटी की टर्म में सेट है तो हमें उसी टर्म में इनको मेजर करना है, कंपेयर करना है. इज इट क्लियर? शुड बी मेजर्ड इन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर इन सेम यूनिट इन विच स्टैंडर्ड आर सेट. फॉर एग्जाम्पल, हमने टारगेट सेट किया था कि एक एम्प्लॉय को 1 आवर में 10 यूनिट्स बनानी है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड सेट है. तो जब हम अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को सेट कंपेयर करेंगे तो इसी 10 यूनिट से ही करेंगे. वो मैटर नहीं करते कि किसी एम्प्लॉय ने 8 बनाया, किसी ने 11 बनाया, बस जो मेरा स्टैंडर्ड सेट है उसी के अकॉर्डिंग मुझे एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है. सेकेंड वन इज नॉर्मली मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस नॉर्मली डन आफ्टर द टास्क इज कंप्लीटेड, बट it should be whenever possible it should be done during the performance. मोस्टली हम क्या करते हैं कि जब टास्क कंप्लीट हो जाता है तब हम कंट्रोलिंग करते हैं, और ऐसा नहीं कि हम टास्क को कंप्लीट होने के बाद ही कंट्रोलिंग करेंगे. कभी कभी हम ड्यूरिंग प्रोसेस, वर्क इन प्रोग्रेस भी हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं. दोनों के अपने अपने अलग अलग बेनिफिट है, डिस्कस करते हैं हम उसको. जब हम कंट्रोलिंग करेंगे वर्क हमारा फिनिश होने के बाद, जब एक्चुअल वर्क कंप्लीट हो गया उसके बाद कंट्रोलिंग करेंगे तो वो हमारे फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल है कि इन फ्यूचर वो मिस्टेक्स हमारी रिपीट ना हो. जो भी हमारी प्रॉब्लम्स रह गई हैं, स्टैंडर्ड ज़्यादा सेट है, कम सेट है, दैट मीन्स जो भी हमारा प्रॉब्लम है वो फ्यूचर में रिपीट ना हो. ये बेनिफिट तो है कि जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क. बट जब हम ड्यूरिंग वर्क इन प्रोग्रेस हम जब कंट्रोलिंग करते हैं, कंपेयर करते हैं, परफॉर्मेंस को सुपरवाइज करते हैं, तो उसका बेनिफिट बेटा क्या होता है कि जो रिमेनिंग वर्क हमारा है अभी उसमें वो मिस्टेक्स ना हो, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ऑन द स्पॉट सॉल्व हो जाए, जो भी एक्शन लेना है वो ऑन द स्पॉट ले लिए जाए ताकि वो प्रॉब्लम आगे हमारी रिपीट ना हो. तो दोनों के अपने अपने अलग अलग बेनिफिट हैं. अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि जब हम मेजरमेंट करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस का तो माइंड में 2 क्वेश्चंस आते हैं. क्या कि परफॉर्मेंस हमारी ड्यूरिंग वर्क की जाए, ड्यूरिंग वर्क इन प्रोग्रेस की जाए या आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क की जाए. आंसर क्या है कि जो हमारी कंट्रोलिंग है, जो सुपरविज़न है, वो दोनों कंडीशन में पॉसिबल है और दोनों कंडीशन में हमें करना भी चाहिए. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो हम मेज़र कर रहे हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, उसका हम जब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क हम जब हम कंट्रोलिंग करते हैं, मेज़र करते हैं परफॉर्मेंस को, तो वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए बेनिफिशियल है. दैट मीन्स कि जो हमारी प्रॉब्लम्स रह गई हैं हम वो थ्रू सुपरविज़न उन प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं ताकि वो फ्यूचर में मिस्टेक ना हो. ये तो हमारा फ्यूचर से रिलेटेड हो गया. फिर सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये था कि जो हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं, सुपरविज़न कर रहे हैं, क्या वो ड्यूरिंग वर्क इन प्रोग्रेस करें. जब हम कंट्रोलिंग करते हैं, सुपरविज़न करते हैं, जब हम ड्यूरिंग वर्क इन प्रोग्रेस करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें क्या होता है कि जो हमारा रिमेनिंग वर्क है वो रिमेनिंग वर्क हमारा स्मूथ वे से होता है, और दूसरा जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए हमारा जो भी पॉजिटिव एक्शन है, करेक्टिव एक्शन है, वो ऑन द स्पॉट ले लिया जाता है. एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी तो जो रिमेनिंग वर्क है वो उसको प्रॉपर स्मूथ वे से करेंगे. तो दोनों हमारे मेजरमेंट के दोनों के अपने अलग अलग बेनिफिट है. तो ये हमें दोनों तरह से हमें कंट्रोलिंग सुपरविजन करना ज़रूरी है. कैसे कैसे? एक तो नॉर्मली डन आफ्टर द टास्क इज कंप्लीटेड, और वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड then we can supervise the activities of organization. Both are beneficial for our organization.
Now, following facts are kept in mind when we measure the actual performance. First one is the figure should be continuously prepared. ऐसा नहीं कि एक बार स्टैंडर्ड सेट कर दिया तो वही स्टैंडर्ड हमारा चलता रहेगा, जो भी फिगर है वो कंटिन्यूसली उसको हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू टाइम हमें उन स्टैंडर्ड को सेट करना है. फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ के पास 1 आवर का टाइम है, उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड सेट करेंगे. हाफ आवर का टाइम है, उसके अकॉर्डिंग. दैट मीन्स दिस फिगर शुड बी मेजर्ड कंटिन्यूसली. सेकेंड इज फिगर रिगार्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस शुड बी ट्रू. जो भी हम फिगर डिसाइड कर रहे हैं, स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, दैट शुड बी ट्रू. ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया हाँ आप 1 आवर में 50 यूनिट्स कर सकते हो, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं पॉसिबल है. तो दैट मीन्स जो भी फिगर हम डिसाइड कर रहे हैं दैट शुड बी ट्रू. थर्ड वन इज स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग प्रोग्रेस शुड बी सेम एज वेयर अडॉप्टेड एट द टाइम ऑफ डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड. जो हम मेजर कर रहे हैं स्टैंडर्ड को, वो हमें उसी तरह से कर रहे हैं जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है उसी के अकॉर्डिंग हमें मेजर करना है. देखो लिखा क्या है, द स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग प्रोग्रेस शुड बी सेम एज वर अडॉप्टेड एट द टाइम ऑफ डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड. जो हमने स्टैंडर्ड सेट, बेटा हम जो स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं जब हम मेजर करेंगे तो हमें उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मेजर करना है. फॉर एग्जाम्पल मैंने पर आवर कह दिया 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, तो जब मैं मेज़र करूँ तो ऐसा नहीं कि ऐसे ही मेज़र कर लूँ कि किसी ने कितनी की है, जिसने मैक्सिमम किया है उसको हमने अप्रेज कर दिया, ऐसा नहीं है. जब मेज़रमेंट होगा तो जो स्टैंडर्ड मैंने सेट किया है मेज़रमेंट इसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगा. ठीक है ना, यही है कि स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग प्रोग्रेस शुड बी सेम एज वर अडॉप्टेड एट द टाइम ऑफ डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड. नाउ नेक्स्ट इज प्रोग्रेस मेजरिंग सिस्टम शुड बी टू पॉइंट आउट डेविएशन. हमारा कंट्रोलिंग करने का, कंपेयर करने का एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सिर्फ यही है कि हमें डेविएशन को फाइंड आउट करना है. क्योंकि कंट्रोलिंग करने का कोई मतलब नहीं है जब हम डेविएशन के रीज़न को ना फाइंड आउट कर सके कि क्यों ऐसा हुआ है, क्यों डिफरेंस आया है. मेन कंट्रोलिंग का जो मीनिंग है वो यही है, कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड एंड टेक करेक्टिव एक्शन. तो वो हम एक्शन तभी पॉसिबल है हमारे लिए जब हम प्रॉपर, हमें डेविएशन पता चलेगी. डेविएशन मीन्स कि क्या रीज़न है, क्यों हमारा ये फ्लक्चुएट हुआ है. जैसे मैंने 20 यूनिट सेट किया, क्यों मेरे एम्प्लॉई ने 12 यूनिट ही प्रोड्यूस की है, ये डेविएशन का रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हुआ कि उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई. या हो सकता है किसी एम्प्लॉई ने 25 यूनिट्स से प्रोड्यूस कर ली है, तो क्यों ऐसा हुआ. कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा स्टैंडर्ड सेट ज़्यादा कम सेट कर दिया है. दैट मीन्स कि हमें डेविएशन का रीज़न फाइंड आउट करना है, क्यों ये पॉजिटिव है, क्यों ये नेगेटिव है, क्यों ये ज़्यादा है. ठीक है ना, ताकि हम जब कंट्रोलिंग का कोई मतलब नहीं जब तक हमें डेविएशन ना मिल जाए कि रीज़न क्या है, और उस रीज़न के लिए फिर हमें क्या करना है, प्रॉपर करेक्टिव एक्शन लेना है. तो लास्ट पॉइंट है कि प्रोग्रेस मेजरिंग सिस्टम शुड बी इन पॉइंट आउट डेविएशन. जो हम प्रोग्रेस को मेजर कर रहे हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क और ड्यूरिंग वर्क इन प्रोग्रेस, मेन रीज़न क्या है, टू फाइंड आउट द डेविएशन. व्हाट इज द रीज़न ऑफ डेविएशन. नाउ थर्ड वन इज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. फर्स्ट हमने स्टैंडर्ड सेट किया, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. अब हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर लिया. नाउ थर्ड वन इज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड टू फाइंड आउट द डेविएशन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन एंड पॉजिटिव डेविएशन. नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं. नेगेटिव डेविएशन के केस में हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है, बट अगर हमारे पास पॉजिटिव एक्शन आया, पॉजिटिव डेविएशन आ जाता है, तो उस केस में हमें एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उतना ही टाइम उस पर वेस्ट करेंगे. बट हमें ये ध्यान रखना है कि फ्यूचर में वो हमारी मिस्टेक ना हो. कंट्रोलिंग करने का मेन रीज़न यही है कि जो हमारी प्रॉब्लम्स है, जो हमारी मिस्टेक्स है, जो चीज़ें रह गई है, वो फ्यूचर में हमारी रिपीटेड ना हो. फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था कि एक एम्प्लॉय को 2000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है 2 डेज में, लेकिन एम्प्लॉय ने 1960 यूनिट्स ही प्रोड्यूस की है. तो दैट इज़ पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि माइनर डिफरेंस आ जाएगा तो उसके लिए कोई मैटर नहीं करता है. हमें इसका रीज़न फाइंड आउट नहीं करना है, क्योंकि उतना ही अननेसेसरी टाइम उस पर हमारा वेस्ट होगा. तो ये होता है पॉजिटिव डेविएशन कि हमें बहुत ज़्यादा उसके ऊपर एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि ये टॉलरेबल है, इतना हम टॉलरेट कर सकते हैं. किसी एम्प्लॉय से हमें पैसा लेना है 1%, 2%, अगर हमारा बैड डेट्स हो गया तो ये हमारा टॉलरेबल है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं लेना है. तो हम इसको एग्जाम्पल से, और नेगेटिव डेविएशन का मतलब होता है कि लेस देन, जो हमने डिसाइड किया था उससे काफ़ी ज़्यादा है. तो नेगेटिव डेविएशन का हमें रीज़न भी फाइंड आउट करना है,
और उसके बाद जो भी हमारा करेक्टिव एक्शन है, पॉजिटिव एक्शन है, उस एक्शन को भी हमें लेना है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन है, हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा ये हुआ 8 यूनिट एक एम्प्लॉय ने प्रोड्यूस किया, एक एम्प्लॉय ने 10 यूनिट प्रोड्यूस किया, एक एम्प्लॉय ने 12 यूनिट प्रोड्यूस किया। दैट मीन्स कि स्टैंडर्ड मेरा कितने यूनिट्स का सेट था, 10 यूनिट्स का। अब जिस एम्प्लॉय ने 8 यूनिट्स प्रोड्यूस किया दैट इज नॉन एज नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि -2 है। फिर एक एम्प्लॉय को 10 यूनिट कहा था, उसने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, 0 डेविएशन, दैट मीन्स देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन एंड एक्चुअल प्रोडक्शन। एंड third one is one employee produced 12 units in a day, then there is 2 positive deviation, that means there is a positive difference between the standardized production and actual production. अब क्वेश्चन ये आता है क्या हमें इस केस में एक्शन लेना है, बिल्कुल नहीं, इसमें नहीं, लेकिन यहाँ पे हमें 2 यूनिट क्यों हमारी कम आई है, यहाँ पे हमें एक्शन क्या लेना है कि क्या वर्किंग एनवायरनमेंट सही नहीं था या उसके पास रॉ मटेरियल नहीं था, मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए हमें मेजरमेंट करना। दैट मीन्स अभी हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करके हम डेविएशन फाइंड आउट कर रहे हैं कि पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन और 0 डेविएशन। बेटा ऐसा नहीं है कि जब हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन आ जाता है तो हम रिलैक्स हो जाते हैं कि नहीं इस एम्प्लॉय ने ज़्यादा काम किया। नेगेटिव के केस में तो हमें एक्शन लेना ही है कि क्यों हमारा आया, क्या प्रॉब्लम था। 0 डेविएशन में कोई एक्शन नहीं लेना है, इसका कोई रोल नहीं है। थर्ड वन इज पॉजिटिव डेविएशन। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव डेविएशन आ गया तो हम बहुत खुश हो गए कि हाँ एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया है, कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव डेविएशन पे भी हमें स्टडी करना पड़ता है कि क्यों हमारी ये पॉजिटिव डेविएशन, मेरा स्टैंडर्ड 10 यूनिट्स का सेट था, एम्प्लॉयज़ ने 12 यूनिट 13 यूनिट प्रोड्यूस किए, दैट मीन्स इस पर भी मुझे स्टडी करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन का जो यूनिट सेट किया ऐसा तो नहीं वो कम सेट कर दिया, कहीं तो मुझे ज़्यादा सेट करना चाहिए था। दैट मीन्स इस पर भी हमें स्टडी करना है। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव आ गया तो मैनेजमेंट रिलैक्स है, उस पर भी स्टडी करना है। तो नाउ फोर्थ वन इज एनालाइजिंग डेविएशन। अब हमने कंपेयर करके डेविएशन को फाइंड आउट किया, अब हमें उस डेविएशन को एनालाइज करना है कि इस डेविएशन एक्सेप्टेबल और स्टैंडर्ड, रिवाइजिंग द स्टैंडर्ड इफ स्टैंडर्ड इज एक्सेप्टेबल, बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। एनालाइजिंग डेविएशन, जो डेविएशन फाइंड आउट किया अब उसको पूरी तरह से एनालाइज करना, उस पर हमें स्टडी करना। तो फर्स्ट हम क्या देखते हैं कि इस स्टैंडर्ड बीइंग अटेन्ड, कि अगर हमारे स्टैंडर्ड बिल्कुल सेट है, बिल्कुल राइट है स्टैंडर्ड, तो हमें कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो रिमेनिंग वर्क है वो हमारा कंटिन्यूसली रन करता रहेगा, उसमें हमें कोई एक्शन नहीं लेना है। बट अब नाउ सेकेंड इज डेविएशन एक्सेप्टेबल, जो हमारा डेविएशन है क्या एक्सेप्टेबल है। जैसे मैंने अभी यहाँ आपको एग्जांपल दिया कि 2000 यूनिट होनी चाहिए बट 1960 की है, तो दैट मीन्स इज डेविएशन इज एक्सेप्टेबल। बट इफ डेविएशन इज नॉट एक्सेप्टेबल देन वी डिस्कस द स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल, वी स्टडी अबाउट द स्टैंडर्ड। अब क्वेश्चन आता है कि स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल, इफ स्टैंडर्ड्स आर राइट इट इज अप टू द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। अब स्टैंडर्ड भी हमारे सही हैं। उसके बाद अगर हमारे, अब हमने क्या किया यहाँ पे डेविएशन में क्या चेक किया कि पॉजिटिव डेविएशन है, यस डेविएशन एक्सेप्टेबल है, कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड को चेक करेंगे, क्या हमारे स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल है। स्टैंडर्ड को चेक किया, यस स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल है। बट इन केस हमारे स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल नहीं है तो हम उस केस में क्या करेंगे, अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज करेंगे, फिर से हम स्टैंडर्ड बनाएंगे। चाहे वो हो सकता है उससे ज़्यादा इंक्रीज कर दे, हो सकता है स्टैंडर्ड में हमारा जो यूनिट्स है वो बहुत ज़्यादा है तो उसको हम क्या करेंगे, कम करेंगे। हम डेविएशन को कैसे कैसे एनालाइज करते हैं, सबसे पहले हम अपने स्टैंडर्ड को देखेंगे। स्टैंडर्ड हमारे सही हैं तो वर्क हमारा कंटिन्यू चलेगा। सेकेंड, डेविएशन को चेक करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन है तो कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे चेक करेंगे क्या हमारे स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल है। अगर एक्सेप्टेबल है तो कोई बात नहीं, वर्क हमारा कंटिन्यू रहेगा। अगर स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल नहीं है तो हम स्टैंडर्ड को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। हम डिफरेंट वे से अपनी डेविएशन को एनालाइज करते हैं। बाकी इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। होप सो दीज 2 पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।